नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं एक बार फिर ढाका में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर बात करूंगा। शेख हसीना अभी भी गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जहाज़ उनको चॉपर लेके आया था वो वापस आज सवेरे 9 बजे ढाका के लिए रवाना हो गया। वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने तमाम घोषणाएं कर दी हैं। इनमें जो खालिदा जिया हैं, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं विरोधी पार्टी की, उनको रिहा करने का आदेश जारी हुआ है। और उसके अलावा आज भारत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उससे पहले एस जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री हैं हमारे, उन्होंने सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया और एक मीटिंग की। हालांकि उस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया। इसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी गुस्सा में है। खैर, इस दौरान जब मीटिंग हुई तो राहुल गांधी जो एलओपी हैं इस समय भारत के विरोधी दल नेताओं के, तो उन्होंने एक सवाल कहा कि क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है। इस पर जयशंकर प्रसाद ने बिल्कुल सधे हुए अंदाज में उन्हें जवाब दिया कि अभी इस तरह की बात करना ठीक नहीं है और हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते। उन्होंने फिर संसद में और राज्यसभा में अलग अलग अपने जो बयान अधिकार सरकार की तरफ से जारी होते हैं वो दिए और उनमें ख़ास तौर पर ये देखा गया कि उनका ये कहना था कि भारत की जो हिंदू समाज के लोग हैं वहाँ पर शायद 1 करोड़ 13 लाख के आसपास बताए गए हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहाँ मंदिर भी सुरक्षित हैं और जो हिंदुओं के व्यापार हैं वो भी सुरक्षित हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने देश को आश्वस्त किया है और जो विपक्षी दल हैं भारत के उनको भी आश्वस्त किया है। इस मामले में एक बांग्लादेश के एक लॉयर हैं, उनका एक बयान है जो उन्होंने दिया है। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं उस लॉयर का बयान आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अभी, तो देखिए। ये वीडियो आपने देखा, वहाँ पर मंदिरों की सुरक्षा के लिए कुछ एक ग्रुप के रूप में लोग जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हों वो बैठे हुए थे। इसी तरह से ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने भी इस तरह के बयान जारी किए हैं और कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मैं एक जो लॉयर हैं उनकी तरफ से जो बयान जारी किया है उसे दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए। मानवाधिकार के लिए काम करते हैं वकील साहब। Nahid Islam and Asif Mahmood and the rest of the student quota reform coordinators have called for all students across the nation, requesting them to form small groups on behalf of the movement to protect every temple, every religious site and assist and ensure that our Hindu, Christian, Buddhist and other minority group brothers and sisters are safe. तो आपने देखा, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता एक लॉयर थे। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को जो अल्पसंख्यक है ढाका में या बांग्लादेश में, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी जाएगी। ये हमारा दावा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे थे। तो ये तो रहा एक बचाव का एक तरीका कि वहाँ लोग काम भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो हिंदुओं के ही विरोधी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा इस वीडियो में कई
जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर ढाका में, उनकी सुरक्षा में लोग आगे आकर के खड़े हुए हैं और वहाँ बाकायदे जैकेट पहन कर के खड़े हैं, ग्रुप में खड़े हुए हैं। ये देखा होगा आपने। अब मैं आपको एस जयशंकर का लोकसभा में दिया गया थोड़ा सा एक भाषण सुनवाता हूँ। उन्होंने जो बात कही है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आंका जाएगा निश्चित तौर पर। और भारत ने 5 तारीख के बाद आज 6 तारीख को एक दिन चुप्पी साधने के बाद दूसरे दिन अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इससे पहले उन्होंने जो हमारी विरोधी दल हैं, जो पार्टियां हैं भारत में, उनके नेताओं से मुलाकात करके ये सारी बातें कही हैं। और उन्होंने जो भाषण दिया है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। There has been considerable tension, deep divides and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. Despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. आपने विदेश मंत्री का पूरा भाषण सुना। आप ये कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने या तो जानबूझकर या भूलवश, कोई त्रुटिवश, ये जो शेख हसीना हैं, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, उनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर संबोधित किया है। अब या तो ये गलती हो सकती है या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, या भावावेश में उन्होंने कहा है। हालांकि इस समय शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो ये नोट करने वाली बात है। और उन्होंने अपनी जो देश की जनता इस समय तमाम कयास लगा रही है कि ढाका में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या सिचुएशंस हैं, तो उनके बारे में पूरी व्याख्या की है। ये ठीक है और एक सदी हुई प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उनका जो वर्तमान में वहाँ के जो लोग हैं उनका भी एक बयान साझा किया है कि वहाँ जो हिंदू हैं उनके खिलाफ नहीं है ये आंदोलन, निश्चित तौर पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आंदोलन है, जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, वो शेख हसीना की जो तानाशाही पूर्ण रवैया था उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि शेख हसीना ने, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, शेख हसीना ने वहाँ पर जो छात्र हैं उनको दलाल कहा, उनको आतंकवादी कहा, जो विरोधी दल के नेता हैं उनको जेल में डाल दिया। 70-80 नेता इस समय जेल में हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ पैदा होती गई, उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यदि वो इस तरह के अहंकार भरे बयान नहीं देती तो निश्चित तौर पर
वो आज भी वहाँ की प्रधानमंत्री होती। वैसे मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन के सबसे पीछे के जो कारण हैं वो ये हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जब तक रहीं तब तक वहाँ पर ये जो सामने आ रहा है कि करीब ढाका के जो मीडिया सेंटर हैं उन्होंने मिलकर के एक खोज की है जिसमें पेपर लीक का मामला सामने निकल कर के आया है। और वो भी पेपर लीक इस तरह का नहीं जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी का पेपर है, ऐसे ही वहाँ पर भी बांग्लादेश सर्विस कमीशन के नाम से जिसमें आईएएस आईपीएस निकलते हैं वो पेपर लीक हुआ है। और उस जो मीडिया ग्रुप है उसने ये कहा है कि 6 साल से ऐसा चल रहा था और उन 6 सालों में वो अवामी लीग के लोगों को भर रही थी जो कि बिल्कुल अयोग्य होते थे और जो नकल करके वो सीधे सीधे एग्ज़ाम पास कर जाते थे और जो अच्छे लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, वो उसमें नीचे रह जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं निकल के, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। तो आपको इस मामले में भी मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद ने बातें बहुत की, लेकिन इस आंदोलन में जो कुछ क्षति जो सरकारी पक्ष है उसकी क्षति हुई है उसका तो जिक्र कर दिया उन्होंने, जैसे रेलवे है और दूसरी बसें हैं और दूसरे जो संस्थान हैं उनमें भारी नुकसान तोड़ फोड़ हुआ है। लेकिन उन्होंने इस बात का संकेत नहीं दिया एक बार भी कि वहाँ पर छात्रों पर जो गोली चलाई गई असली कारण वो था। और उसमें मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में छात्र मारे गए। केवल पिछले जो रविवार को ही जो गोली कांड हुआ है उसमें 98 के आसपास छात्रों के मारे जाने की सूचना थी और अब तक वहाँ पर टोटल 300 के आसपास जो नागरिक और छात्र मिलकर के मारे जा चुके हैं। और इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि आखिरकार तनाव पैदा क्यों हुआ। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वहाँ एक ही मांग थी कि शेख हसीना इस्तीफ़ा दो और बांग्लादेश छोड़ो, इसके अलावा उनकी कोई मांग नहीं थी। इसमें उन्होंने अंत में ये भी बात सही है, तो ये तो खैर सरकारी बयान रहा, लेकिन बात असली है कि वहाँ का जो छात्र आंदोलन था और जो पब्लिक का आंदोलन था उसको आज मूव करना था ढाका के लिए, आज 6 तारीख को। लेकिन पानी सिर के ऊपर इतना बढ़ गया कि संडे को जो फायरिंग हुई उसमें 98 के आसपास छात्र मारे गए। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जो लीडर था इस पूरे ये जो छात्र आंदोलन का जो लीडर था उसने अपनी फेसबुक पर कहा कि हमको अब 6 तारीख को नहीं आज ही चलना है। और उसकी एक आवाज़ फेसबुक पर जो बुलंद हुई वो इतनी तगड़ी थी कि उसका फिर कोई जवाब नहीं था और लाखों की तादाद में ढाका को चारों तरफ से घेर लिया गया। और उसके बाद जो स्थिति बनी है आपने देखा होगा, शेख हसीना के अंगवस्त्र से लेकर के बतख, कुर्सी, मेज, सोफ़ा, टीवी, जाने क्या क्या चीज़ें लोग ले गए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बात हमारे विदेश मंत्री ने उसमें कोई टिप्पणी नहीं करी है, उन्होंने अपना सदा हुआ बयान जारी किया है। लेकिन असलियत ये जो हम बता रहे हैं वो भी है इसके पीछे। यदि मैं समझता हूँ इसको शेख हसीना यदि बचा सकती थी तो बचा सकती थी। हालांकि उन्होंने अंत में बांग्लादेश छोड़ने से पहले उन्होंने सेना का प्रयोग करना चाहा। वो कैसे कि एक वीडियो वो रिकॉर्ड करना चाह रही थी और उसे ब्रॉडकास्ट करना चाह रही थी, लेकिन वहाँ सेना प्रमुख ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, पब्लिक का बहुत प्रेशर है और आप ये सब चीज़ अब नहीं कर सकती और हम आपका सहयोग इसमें नहीं करेंगे। हाँ, आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, आप जहाँ जाना चाहें आपको हम जाने देंगे। तो ये बात एक बात थी और उसमें 45 मिनट का उन्होंने समय दिया था कि अब आपके पास मात्र 45 मिनट का समय है, आप देश छोड़ सकती हैं। तो ये सारी कहानी सामने आ रही है। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि शेख हसीना इस समय दिल्ली में हिंडन एयरवेस पर हैं और वो आगे कहाँ जाएंगी अभी ये बात कोई किसी भी तरह से क्लियर नहीं है। दूसरा, अपनी जो भारत सरकार है वो भी क्लियर नहीं कर पा रही है कि शेख हसीना को यहाँ कब तक रखा जाएगा
या यहीं पर शरण दी जाएगी, जो भी होगा। ये विपक्षी दलों के साथ बैठक है। ये प्रधानमंत्री खुद अपने निवास पर बैठक ले रहे हैं इसी सिलसिले में। आपने देखा कि आज जो विरोधी दल के नेताओं की बल्कि सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री तो नहीं आए थे, उन्होंने अलग से बैठक ली थी अपनी पार्टी के मंत्रियों की, लेकिन जयशंकर ने वहां पर उपस्थित होकर के सारी बातें कहीं। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे, और जो राहुल गांधी का सवाल था कि ये विदेशी ताकतों का तो खेल नहीं है कहीं, तो ये सारी चीज़ों पर भी चर्चा हुई, लेकिन इसका कोई ठोस जवाब राहुल गांधी को नहीं मिल पाया। तो कुल मिलाकर के अब जो बातें सामने आ रही हैं वही हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति ने जो अगला जो स्टेप लिया है वो ये है कि वहाँ पर चुनाव 3 महीने में करा दिए जाएंगे, और शायद सेना को भी कहा जा रहा है कि वो अपनी बैरकों में चली जाए, शांति बहाल हो जाए। और कुछ इस तरह के वीडियो भी आ रहे हैं कि अब थोड़ी सी शांति भी है। आज शाम को जो वीडियो जारी हुए हैं उसमें भीड़ निकली हुई है, शायद कर्फ्यू भी हटाने का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अभी कर्फ्यू हटा नहीं है। लेकिन चूँकि अब कर्फ्यू है कि नहीं है वो तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सड़कों पर अभी भी लाखों लोग घूम रहे हैं और उनका पूरा जलवा अभी भी कायम है वहाँ पर। हालांकि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो इस बात से भी शायद नाराज़ होंगे कि शेख हसीना इस समय दिल्ली में है और शरण पाए हुए हैं और भारत उनको शरण दे रहा है, जो कि हमारी सबसे ज़्यादा दुश्मन है। जो जिस तरह की जो एक हवा होती है, नेचुरल सी बात है। हालांकि इसका कोई फ़र्क सरकार पर नहीं पड़ रहा है और पड़ना भी नहीं चाहिए। जो सरकार को करना है अपनी विदेश नीति के हिसाब से करे, ये एक अलग बात है। तो जयशंकर ने कहा कि भारत की सरकार ढाका के संपर्क में है, लेकिन वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, सीमाओं को भी सतर्क कर दिया गया है। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. एक हमने रवीश कुमार के वीडियो General Saman addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, कहना है कि have already returned to India in the month of July लौट चुके हैं वहाँ पर। of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, 13,000 in लोग addition थे to वहाँ the पर High लगभग। Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. कोटा बहाल करने का फैसला आया, उसी समय यह पर्दाफाश भी हुआ कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सेवा की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और यह खेल पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। हम इस वीडियो में पेपर लीक और वहां के आंदोलन के अन्य कारणों की बात करेंगे। आखिर क्यों वहां नारे लगे कि स्वैराचार निपट जा, गणतंत्र मुक्ति पाक, यानी तानाशाही तुम कुर्सी छोड़ो, गणतंत्र को मुक्ति दो। बांग्लादेश में नारा तानाशाही को लाने का नहीं लग रहा, उसकी विदाई का लग रहा है।
लोकतंत्र अमर रहे का नारा लगाया जा रहा है। यह आज का ढाका है। सड़क की भीड़ से लगता है नोएडा, आगरा या पटना है। रिक्शे और लोगों से भरी यह सड़क बता रही है कि एक हिस्से में जनजीवन सामान्य हुआ है। इंटरनेट, ब्रॉडबैंड की सेवाएं बहाल हो चुकी हैं, क्योंकि उस देश को समझ आ गया है कि इंटरनेट बंद करने और फेसबुक, व्हाट्सएप बंद करने से कोई फायदा नहीं होता। जनता सरकार के झूठ और अत्याचार को समझ लेती है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा है कि छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी को रिहा किया जाएगा, उनका इलाज भी होगा। अभी तक वहां लोग इलाज कराने नहीं जा रहे थे, क्योंकि पुलिस अस्पतालों से उठाकर ले जा रही थी, लापता कर दे रही थी। राष्ट्रपति ने 3 महीने के भीतर नया चुनाव कराने की घोषणा की है। यहाँ पार्क में लोग जमा हुए हैं। इस वीडियो को देखकर लगता है जीत का जश्न मनाया जा रहा होगा। सड़क के बीच से छात्रों का जत्था गुजर रहा है। छात्रों ने अंतरिम सरकार के मुखिया के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस का नाम सुझाया है। डॉक्टर यूनुस ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है, जो भ्रष्टाचार के मामले में 2017 से जेल में थी। ढाका की सड़कें इनकलाब जिंदाबाद के नारे से गूंज रही हैं। आपने देखा बांग्लादेश के कुछ हालात। हमने रवीश कुमार के वीडियो से आपको दिखाए थे। उसमें ये साफ दिख रहा था कि शायद ढाका की स्थिति ठीक होती जा रही है और सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रपति ने वहाँ 3 महीने में चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया है और खालिदा जिया को रिहा करवा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थीं। आपने देखा कि उनका जो विरोधी जो लोग थे, जो नारे लगा रहे थे, छात्र थे, वो एक जश्न के रूप में उसको देख रहे थे। और शायद सेना भी और पुलिस भी अब अपना कर्तव्य निभाएगी, जैसा भी होगा जो होगा। अच्छा, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।